अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज 9.2 का लेक्चर है। इस एक्सरसाइज में एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला है। यानी एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला का क्या मतलब है कि डिस्टेंस फार्मूला की मदद से हम किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में बताएंगे। मिसाल के तौर पे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल गिवन है। बताना क्या है, हमने डिस्टेंस फार्मूला की मदद से ये बताना है कि क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है या आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सिमिलरली इसमें जितने भी एक्शन में क्वेश्चन है उसमें यही होगा कि आपको वर्टिसेस दिए होंगे 1 2 3 किस्म के, और पूछा यह जाएगा कि ये वर्टिसेस किस ट्राइंगल को शेप को शो करें, या पैरेललोग्राम को शो करें, या स्क्वायर को करें, या रेक्टेंगल वगैरह को। कॉन्सेप्ट आपने क्या ध्यान में रखना है कि जो भी वर्टिसेस दिए हुए हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी ज्योमेट्रिकल शेप है उसके बारे में पता होना चाहिए। मसलन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। सबसे पहली ट्राइंगल होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। यानी डिस्टेंस फार्मूला की मदद से हम ए बी सी और सी ए तीनों की वैल्यूज निकालेंगे। अगर तीनों वैल्यूज सेम हैं तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर उनमें से कोई सी दो एक जैसी हैं तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। और अगर तीनों की तीनों डिफरेंट होंगी यानी वो स्केलिंग ट्राइंगल कहलाएगी। सिमिलरली राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपको पता है फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब हम डिस्टेंस फार्मूला की मदद से करेंगे तो हम देखेंगे तीनों के डिस्टेंसेस निकालेंगे यानी ए बी सी ए, और फिर देखेंगे कि किसी दो के स्क्वायर्स का सम इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड होगा, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा हुआ है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। यानी जब हमने राइट एंगल ट्राइंगल वाला क्वेश्चन करना है तो ए बी सी और सी ए तीनों के डिस्टेंस निकालेंगे, तीनों के स्क्वायर्स लेंगे और फिर देखेंगे कि कोई सी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल होगा तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा गया है कि क्या ये जो 3 लाइंस हैं या 3 वर्टिसेस हैं ये कोलिनियर हैं। कोलिनियर पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स विच हैपन टू लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। यानी जब कोई दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो हम उनको कहते हैं कि वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं या दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। उसका भी आपको रूल बताऊंगा कि कैसे पता लगता है कि वो पॉइंट्स कोलिनियर हैं। उसका भी आसान तरीका है कि तीनों साइड का आप डिस्टेंस लेंगे यानी ए बी सी और सी ए का, फिर किसी दो का सम जो है वो अगर तीसरे का इक्वल होगा तो वो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। यानी इन कंडीशंस की मदद से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें हमें बताया हुआ है कि सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए -3 और 6 और एक पॉइंट है P जो कि उसके सर्कमफ्रेंस पे है। अब फाइंड क्या करना है हमने, डायमीटर। आपको पता है सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। तो पहले हम रेडियस निकालेंगे यानी डिस्टेंस फार्मूला की मदद से हम CP की लेंथ निकालेंगे, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डायमीटर आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। मैंने ट्राइंगल लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि बताना क्या है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है या आइसोसेलेस। तो हमें नहीं पता अभी, जब हम इसको निकालेंगे फिर हम बता सकेंगे कि ये इक्विलेटरल है या आइसोसेलेस है या स्केलिंग है। तो सबसे पहले यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला पहले हम ए और बी का डिस्टेंस निकालते हैं। क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहे हैं तो इसलिए आपने डायरेक्ट इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। यानी x2 5 माइनस x1 हो गया 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस इंटू -2 का होल स्क्वायर। अब ये देखें 5 माइनस 5 0 हो गया, प्लस 4 प्लस 2 6 और 6 का होल स्क्वायर हो गया 36 विच इज इक्वल टू 36 स्क्वायर रूट। आंसर आ गया 6, यानी ए बी का डिस्टेंस आ गया 6। अब बी सी का लेते हैं 5 माइनस इंटू -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है चाहे हम x2 में से x1 को निकाल दें या x1 में से x2 को निकाल दें आंसर सेम ही आएगा। क्योंकि जब हमने उसका स्क्वायर लेना है तो डिफरेंस अगर नेगेटिव आएगा भी तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये 5 प्लस 4 हो गया 20 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3 का होल स्क्वायर 9, या पहले लिख लेते हैं 3 का होल स्क्वायर।
सॉरी 5 + 4 9 होगा और 9 का होल स्क्वायर है, तो 9 का होल स्क्वायर हो गया 81 + 9 √90। और अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लें तो हमें पता लग जाएगा 2 और 3 और 5, यानी अगर हम इसको चाहें तो इसका आंसर रेडिकल फॉर्म में भी लिख लेते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे फिलहाल √90 आ गया। अब सी और ए का डिस्टेंस निकालते हैं, यानी ये है सी और ये ए। 5 माइनस इंटू -4 का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू -2 का होल स्क्वायर। ये आ गया 5 + 4 9, 9 का होल स्क्वायर आ गया 81 प्लस 1 + 2 3 का होल स्क्वायर आ गया 9 विच इज इक्वल टू √90। अब देखें यहाँ पे दो साइड्स इक्वल आ गई, यानी बी सी और सी ए एक जैसी आ गई। इसका मतलब है दीज आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि इक्विलेटरल की तीनों साइड इक्वल होती है और आइसोसेलेस की दो। अब ये स्टेटमेंट लिख देते हैं, एस बी सी इज इक्वल टू सी ए, यानी दो साइड इसकी इक्वल हैं, हैंस these are vertices of an isosceles triangle। ठीक हो गया, यानी हम ये बता सकते हैं ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में डिस्टेंस फार्मूला की मदद से। अगर हमें तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हों तो हम डिस्टेंस फार्मूला की मदद से बता सकते हैं कि ट्राइंगल की फॉर्मेशन कैसी होगी। अब क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी अगेन वर्टिसेस दिए हुए हैं। अब ये प्रूव करना है कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो उसका रूल मैंने आपको बता दिया है कि a² इज इक्वल टू p² + b² होता है। जैसे हम तीनों के डिस्टेंस का पहले स्क्वायर ले लेंगे ताकि हमारे सामने एक्चुअल पोजीशन आ जाए। पहले ए बी का होल स्क्वायर ले लेते हैं, यानी ए बी का डिस्टेंस 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर ले लूँ, ये लिहाजा मैं स्क्वायर रूट नहीं लूँगा ताकि हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाए। तो 4 - 1 3, 3 का होल स्क्वायर हो गया 9 प्लस 2 - 3 -1, -1 का होल स्क्वायर आ गया 1, तो आंसर आ गया 10। अब बी सी का होल स्क्वायर लेते हैं, बी और सी यानी इन दोनों में से -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर। उनको स्क्वायर रूट नहीं लगाना क्योंकि हमने यहाँ पे पहले स्क्वायर लिया, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो -2 - 4 हो गया -6, इसका होल स्क्वायर लिया 36 प्लस 6 - 2 4, 4 का होल स्क्वायर लिया 16, तो 36 + 16 इज इक्वल टू 50। अब तीसरी का लेते हैं, सी ए होल स्क्वायर। ये सी है, ये ए, -2 - 1 होल स्क्वायर, फिर 6 - 3 प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया -3 का होल स्क्वायर आ गया 9 प्लस 6 - 3 3, 3 का होल स्क्वायर लिया गया 9, 9 + 9 इज इक्वल टू 18। अब देखें इनमें से कोई सी भी दो वैल्यूज़ का सम करें तो तीसरे के स्क्वायर के इक्वल नहीं आ रहा। दोबारा चेक कर लेते हैं, 4 - 1 3, 3 का होल स्क्वायर हो गया 9, फिर 2 - 3 -1 का होल स्क्वायर हो गया 9 1, 9 + 1 10, फिर 10 + 18 15 ही बन रहा। इसका मतलब है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस नहीं है, ठीक है। हेंस these are not vertices of a right angle triangle। मैंने कोऑर्डिनेट्स ठीक लिखे थे कि नहीं, तो अगर शो दैट है तो फिर तो आना चाहिए था। 9.2 क्वेश्चन नंबर 3, वर्टिसेस थे 1 और 3, देन 4 और 2
और फिर -2 एंड 6। यस, कोऑर्डिनेट्स ठीक नहीं है तो ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, उनके स्क्वायर लिए, कोई से दो स्क्वायर्स का सम अगर तीसरे के स्क्वायर के इक्वल होता तब हम कहते कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट्स लाई ऑन अ प्लेन, यानी इसका मतलब है कि क्या ये पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, जिनको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन भी क्या होगी कि तीनों का हम पहले डिस्टेंस लेंगे, फिर कोई से दो लेंथ का सम लें तो तीसरे के इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन पूरी हो जाएगी देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज दे आर नॉन कोलिनियर। तो लेट्स स्टार्ट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। पहले हम ए और बी का डिस्टेंस ले लेते हैं। -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -8 एंड -1 का होल स्क्वायर। ये आ गया -3, इसका होल स्क्वायर लिया 9 प्लस 9 का होल स्क्वायर लिया 81 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 90। अब बी और सी का डिस्टेंस ले लेते हैं। बी एंड सी डिस्टेंस 4 माइनस इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस इंटू -8 का होल स्क्वायर। तो 4 + 2 6 का होल स्क्वायर हो गया 36 प्लस 10 + 8 18 और 18 का होल स्क्वायर हो गया 324 और आंसर आ गया हमारे पास 324 + 6 360, यानी बी सी की वैल्यू आ गई 360। अब हम सी और ए की वैल्यू निकाल, सी ए का डिस्टेंस ले लें, यानी 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 - 1 का होल स्क्वायर। 4 - 1 होगा 3 का होल स्क्वायर 9 और 9 का 81 विच इज इक्वल टू, सॉरी ये स्क्वायर रूट भी आना था, स्क्वायर रूट ऑफ 360, यानी आंसर आ गया इसका 60। नहीं, 60 के हम प्राइम फैक्टर्स लेते हैं अभी, तो उसकी वैल्यू क्या आती है। अच्छा पहले ये लिखें 81 + 9 स्क्वायर रूट ऑफ 90। ठीक है, अब हमने देखना है कि इन दोनों में से किसी दो का सम करें और तीसरे का इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब है पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब क्योंकि यहाँ पे 90 की वैल्यू आ रही है तो पहले 90 के प्राइम फैक्टर्स निकाल के देख लेते हैं क्या बनते हैं। 2 45 are 90, 3 15 are 3 5 are, यानी 2 3 3 एंड 5। इसका मतलब है 3√10 आ गया इसका आंसर। जब हम इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे जिसका पेयर होगा, आप कैलकुलेटर की मदद से भी निकाल सकते हैं, 3√10। सिमिलरली ये भी हो गया 3√10। अब 360 है, इसके भी हम निकाल लेते हैं। 360 के प्राइम फैक्टर्स निकालें, 2 से किया 180, फिर 2 से डिवाइड किया 90, 2 से डिवाइड किया 45, 3 से डिवाइड किया 15, फिर 3 से किया 5 और फिर 5 से 1। अब देखिए इसमें पेयरिंग में कौन कौन से आ रहे हैं, 2 एंड 3, तो 2 3s are 6, यानी 6 बाहर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर की मदद से भी आंसर निकाल सकते हैं, और जो बाकी हैं जो पेयरिंग में नहीं है उनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5s are 10, यानी 360 का मतलब हो गया 6√10। अब हम यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखें ए बी और सी ए को ऐड करें तो वो बी सी के इक्वल बन रहा है। इसका मतलब है दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब लिखें एज ए बी प्लस सी ए इज इक्वल टू बी सी, यानी ए बी की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 310 प्लस 310 इज इक्वल टू 610, so 610 is equal to 610, hence points are collinear, यानी ये पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। हम ये भी दीज पॉइंट्स लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन या
हैंस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्योंकि कोई सी दो साइड का सम लिया वो तीसरे के इक्वल आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताया क्या गया है कि एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -3 एंड 6, वेयर एज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P विच लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1 एंड 3। फाइंड क्या करना है, डायमीटर। अब आपको पता है डायमीटर के लिए अगर हमारे पास रेडियस गिवन हो तो रेडियस को अगर हम ट्वाइस ले लें, यानी रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो डायमीटर होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकालेंगे और रेडियस की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू CP डिस्टेंस। देखें, एज वी नो दैट रेडियस इज इक्वल टू C एंड P का डिस्टेंस, यानी पहले हम रेडियस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला की मदद से। जब हमारे पास रेडियस आ जाएगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा डायमीटर आ जाएगा। अब रेडियस निकाल लेते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला CP डिस्टेंस इज इक्वल टू, अभी हमारा x2 है यानी 1 माइनस इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 1 इंटू माइनस माइनस प्लस यानी 1 प्लस 3 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 3 माइनस 6 माइनस 3, उसका होल स्क्वायर लिया 9, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, उसका स्क्वायर रूट लिया तो आ गया 5। यानी जो C से P तक का डिस्टेंस है या द लेंथ बिटवीन द CP इज इक्वल टू द डिस्टेंस, डिस्टेंस निकाल लिया और विच इज इक्वल टू रेडियस। अब हम इसका डायमीटर निकालते हैं। नाउ डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू 10। इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस फार्मूला की एप्लीकेशन क्या है, डिस्टेंस फार्मूला की मदद से हम 2 या 3 डिफरेंट किस्म के वर्टिसेस के बारे में बता सकते हैं कि उन वर्टिसेस की मदद से किस किस्म की ज्योमेट्रिकल शेप फॉर्म होगी। जब आपको 4 पॉइंट्स दिए होंगे तब हम ये भी बता सकते हैं कि स्क्वायर बनेगा या रेक्टेंगल बनेगी या पैरेललोग्राम। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन दिए हुए एक्सरसाइज में वो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, विच आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक, यानी जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए दिए हुए हैं। नॉर्मली इस चैप्टर से डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला कराई है, जो आपको यहाँ तो नहीं, लेकिन जब आप फर्स्ट ईयर में FSC में या ICS में मैथ पढ़ेंगे तो सेकेंड ईयर में पूरा एक चैप्टर है जिसमें एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला की मदद से हम डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में बताते हैं। तो आपकी एक तरह से ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर या प्री इंजीनियरिंग और ICS के स्टूडेंट्स के लिए पहले से नॉलेज होगा तो वहाँ पे आपके लिए आसानी होगी। अगर हमें वर्टिसेस दिए हुए 3 वर्टिसेस तो हम क्या करेंगे, AB BC C ये तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर तीनों डिस्टेंस एक जैसे होंगे यानी तीनों का आंसर सेम होगा, देन द ट्राइंगल विल बी इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर उनमें से कोई से 2 एक जैसे होंगे देन द ट्राइंगल वुड बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और अगर तीनों डिफरेंट होंगे तो उसका मतलब है वो स्केलिन ट्राइंगल होगी। जबकि राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होगा, कोई सी 2 साइड के स्क्वायर का सम लेंगे विच इज इक्वल टू थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी AB का स्क्वायर लेंगे, BC का स्क्वायर लेंगे, CA का स्क्वायर लेंगे, कोई से 2 का सम तीसरे के स्क्वायर के इक्वल होगा तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी। इन दिस केस दोनों साइड का किसी भी 2 साइड का स्क्वायर का सम लिया तो वो थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल नहीं है, जैसे हम कहेंगे दीज आर नॉट द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में द पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यानी जो क्लियर पॉइंट्स होते हैं वो एक ही लाइन पे या एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। इसका तरीकाकार क्या है कि तीनों का डिस्टेंस निकालें, कोई से 2 डिस्टेंस का सम करें तो तीसरे का इक्वल होगा, देन द पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर, अदरवाइज दे आर नॉन कोलिनियर। और जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें हमें C और P के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं।
पहले सी से पी का डिस्टेंस निकालेंगे विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। जब हमारे पास रेडियस आ जाएगा तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायमीटर ऑफ द सर्कल आ जाएगा। अब आप इस एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन जिनमें ट्राइंगल के बारे में पूछा है कि इक्विलेटरल है या स्केलिन है या अपना राइट एंगल ट्राइंगल है या इक्विलेटरल है, यानी इस तरह की जो फिगर्स हैं जिसमें ट्राइंगल है वो आप कर सकते हैं और कोलिनियर पॉइंट्स वाले क्वेश्चन करें। बाकी स्क्वायर और पैरेललोग्राम वाले अगर आप नहीं भी करेंगे क्योंकि उसमें 3 से ज़्यादा में डिस्टेंस लेने पड़ते हैं, डायगोनल्स के भी लेने पड़ते हैं विच आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा एक्सरसाइज 9.3 का, उसके कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कराऊंगा और आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि इस चैप्टर से जो डेफिनेशन आती हैं उसकी डायग्राम जो है वो बनाना ज़रूरी होती है। तो विदाउट मयरिंग या विदाउट मयरमेंट्स हम उनको डायग्राम के ज़रिए किस तरह से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके बता सकते हैं ताकि हमारे पूरे नंबर हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।